Hello, I am Arjun and my topic is how to revive the Indian economy and its suggestions. Let's start. Since independent India अभी तक 4 रिसेशन पीरियड जो है वो फेस कर चुका है. पहला रिसेशन पीरियड 1958 में आया था, दूसरा 1966 में आया था, तीसरा 1973 और चौथा 1980 में आया था. बट इंडिया जो है वो अब 5th रिसेशन फेस कर रहा है. बल्कि प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये अब डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. डिप्रेशन में इकॉनमी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्लो डाउन फेस करती है, जबकि रिसेशन में लेस देन 1 ईयर और 2 क्वार्टर जो है वो इकॉनमी स्लो डाउन का सामना करती है. हम डिप्रेशन की फेज़ में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक स्लो डाउन 2020 से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अकॉर्डिंग, जो कि इंडिया की डाटा कलेक्शन वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग जीडीपी फॉल करना जो है वो 2018 और 19 से ही शुरू हो गई थी. तो करीब 2.5 ईयर्स जो है वो इंडियन इकॉनमी स्लो डाउन की सिचुएशन से जूझ रही है. ओके, पैंडेमिक ने हर एक कंट्री को बुरी तरह इफेक्ट किया है और इस पैंडेमिक ने लोगों को रियलिटी से फेस करवा दिया है, चाहे वो इंडियन वीक हेल्थ सिस्टम हो या पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो. बट पैंडेमिक जो है उसके चलते लॉकडाउन में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुकी हैं और ज़्यादा वर्स्ट लेवल तक आ गई हैं, जो साफ साफ गवर्नमेंट की 70 साल की, चाहे वो आज़ादी से लेकर अभी तक की पॉलिसीज़ पर सवाल खड़े करते हैं. पैंडेमिक में वर्ल्ड लेवल पर सारी इकॉनमीज़ जो हैं वो इम्पैक्टेड हुई हैं, ठीक है, जिसमें से इंडिया की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है. पर इंडियन इकोनॉमी में पहले से ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर और जीडीपी ग्रोथ को लेकर. बट पैंडेमिक के आने पर ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और जीडीपी ग्रोथ जो है ये और ज़्यादा वर्स्ट लेवल तक पहुंच गई हैं. इसका जो स्कोप है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक ऐसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के बेस को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाए. तभी इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेज़ी से रिवाइव कर सकती है और जो एक खिताब था इंडियन इकोनॉमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो पा सकती है. तो यहाँ पर मेरे कुछ सजेशंस हैं इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. इन सजेशंस में कई गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट किए हैं और कई गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. गवर्नमेंट्स ने जो इम्प्लीमेंट किए हैं उनमें कुछ रूट्स प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा. तो आइए चलते हैं. किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए 2 पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं. पहला है फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट अपनी टैक्स को और अपने एक्सपेंडिचर को ऊपर नीचे करके डील करता है. दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को अप डाउन करके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या स्लो डाउन की सिचुएशंस को डील करता है. यही 2 पॉलिसीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करती हैं. तो आइए चलते हैं. सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डील किया जाए. तो अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के 5 तरीके हैं, ठीक है, यानी कि 5 सजेशंस मैं बता रहा हूँ. पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जहाँ पर न्यू स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए और ये अभी हाल में ही आत्मनिर्भर के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहल की है. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन तभी होगा जब गवर्नमेंट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करेगी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए न्यू स्टार्टअप के लिए फंड की जरूरत पड़ती है. तो अगर आरबीआई जो है वो फंड अवेलेबल करवा देती है, क्रेडिट फैसिलिटी करवाती है, तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए. अभी हाल में ही 20 लाख करोड़ जो है वो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बैंकों के जरिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है. और दूसरा है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन सिस्टम को रिलैक्स कर सकती है, यानी कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनसे टैक्सेशन जो है वो नहीं ले सकती है, या रेट जो है वो कुछ कम कर सकती है, जिसकी वजह से उनका जो फाइनेंशियल बर्डन होगा न्यू स्टार्टअप्स का वो कम होगा और वो अपने प्रोडक्टिव वे में एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. पर मैं अगर रियलिटी की बात करूं, जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीस
इम्प्लीमेंट किए हैं, लाए हैं, इकोनॉमी में इंजेक्ट किए हैं, जिसमें से एक है स्वनिधि स्कीम्स के जरिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ जो हैं दिए जा रहे हैं। तो ये बड़े लेवल तक तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं, बनाई जा चुकी हैं, न्यूज़, टीवी इन सब में आ चुका है। पर अगर आप बैंक में इसके लिए पता करने जाओगे तो बैंकों में कोई भी नोटिस या कोई भी फैसिलिटीज़ इसके द्वारा उन्हें पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि गवर्नमेंट्स जो है वो अपर लेवल तक पॉलिसीज़ को रिलीज़ कर देती हैं पर वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट को अपनी टैक्सेशन को रिलैक्स करना चाहिए और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को ग्राउंड लेवल तक बैंकों के जरिए जो है वो असली लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए जिनको असल में नीड है। दूसरा है मनरेगा जो है वो 100 डेज के लिए गारंटीज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट की और ये रूरल एरियाज में एप्लीकेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर मनरेगा के डेज को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर जो गारंटी होगी अनएम्प्लॉयमेंट की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसे अगर अर्बन रूरल एरिया में ही ना बढ़ाकर हम इसे अगर अर्बन एरिया में भी इसका स्कोप बढ़ा दें तो इस मनरेगा का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो यूपी बिहार से जाकर दिल्ली में आते हैं या मुंबई में जाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि उन्हें अर्बन एरिया में भी अब गारंटीड अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर मनरेगा के स्कोप को गवर्नमेंट बढ़ाती है। तीसरा है लेबर लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब लेबर लॉज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 90% इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करती है और 10% जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो 90% इनफॉर्मल सेक्टर जो है जिसमें लेबर लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, एक एज ए ऑप्शनल की तरह उसे ट्रीट किया जाता है और 10% जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें लेबर लॉज जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो जहाँ पर लेबर लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं वहाँ लोगों को जो रेट, जो मजदूरी दर डिसाइड की गई है गवर्नमेंट द्वारा वो दी जाती है, जो वर्किंग कंडीशंस फिक्स्ड की गई हैं वैसी का वर्किंग कंडीशंस वो प्रोवाइड करते हैं। पर अगर मैं अनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर लो वेजेस दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम वेजेस दी जाती हैं। जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है वेजेस को लेकर, महिलाओं को कम वेजेस दिए जाते हैं मैन के कंपैरिजन में और वर्किंग कंडीशंस भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है, चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिसेस की जाती है, ठीक है। तो अगर हम लेबर लॉज के स्कोप को बढ़ा दें और अपने फॉर्मल सेक्टर को 10% से बढ़ाकर 90% या 100% तक पहुंचा दें तो यहाँ पर क्या होगा कि लोगों की वेजेस सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी और वर्किंग कंडीशंस में सुधार आएगा, जिससे उनके हेल्थ सेक्टर पर हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ उनका इम्प्रूव होगा और उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी। तीसरा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकती है जब तक इकॉनमी रिवाइव नहीं होती। जहां पर कांग्रेस नेता ने 7,500 की अपील की थी कि 7500 रुपये डायरेक्ट गरीबों के बैंक के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए। वैसे एग्रीकल्चर बेसिस पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता है हर महीने 2000, पर जो एग्रीकल्चर बेसिस में जो अर्बन सेक्टर में जो लीव करते हैं वहाँ रहते हैं उनके लिए भी अगर उनकी वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए ताकि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो पूरी की जा सके और उनका जो बर्डन है लिविंग का, लाइवलीहुड का, उसे बर्डन को कम किया जा सके, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाकर, अभी हमने देखा कि पैंडेमिक की सिचुएशंस में हमारा हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, प्राइवेट सेक्टर की मनमानी चलती है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं पेशेंट को डील करने में। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही हेल्प कर रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए है, पर पब्लिक सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एज ए लॉन्ग पर्सपेक्टिव की तरफ देखना चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट को अपना बजट जो है वो एलोकेट करना चाहिए हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर का इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर सकती है
जिससे अभी हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है एज ए लॉकडाउन में, ठीक है, जहाँ पर लोग जो है वो फिजिकली कॉलेज या इन सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं, तो आसानी से उन्हें घर बैठे कंटेंट जो है वो मिल जा रहा है ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक नीचे लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है उसके पास मोबाइल हो और वो आसानी से कहीं पर भी बैठकर एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है, उससे डिप्राइव नहीं हो सकता है। तीसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स को रोड्स, ब्रिजेस और जितनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगी, जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आइए चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ, पॉवर्टी और हंगर। इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी पर फोकस कर सकती है और इसके स्कोप को बढ़ा सकती है लंबे समय के लिए। जैसे भी लॉकडाउन की सिचुएशन में देखा गया है कि लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं थे, खाने के लिए उनके पास ग्रेन्स नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें सामना करना पड़ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से पैंडेमिक की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डेंजरस हो रही थी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पीडीएस के जरिए फ्री राशन जो है वो बांटना चाहिए। अभी तक तो फ्री राशन है, पर मेरी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट अगर इसी फ्री राशन को कंटिन्यू करती है 6-7 महीने और, या इस पूरे साल जब तक इकोनॉमी दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में ना आ जाए तब तक, इससे क्या होगा कि लोगों का जो बर्डन है और उनका जो हेल्थ है और जो लाइवलीहुड पे जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो इनकी इनकम होगी वो एक अच्छे प्रोडक्टिव वे में वो खर्च कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, जिसकी वजह से माइग्रेंट्स लेबरर्स को जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहाँ उनको राशन नहीं मिलेगा, वो एक कार्ड बनेगा जो किसी भी स्टेट में एप्लीकेबल होगा। तो अगर वन नेशन और वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, जहाँ पर लोगों को किसी भी अगर स्टेट में जा रहे हैं वो काम करने के लिए तो वहाँ पर भी उन्हें राशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, वो उस पर वो खड़ा उतरता है। तो एक बहुत बड़ा और एक अच्छा पॉइंट है। और है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाए और रूरल सेक्टर्स में जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पर उसके स्कोप को बढ़ाया जाए, छोटे छोटे क्लिनिक्स जो हैं वो बनाया जाए आसपास। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक जो इनिशिएट किया गया है ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर लोगों को दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वो अपने लोकल एरिया में भी अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं अगर उन्हें नॉर्मल सिम्टम्स या छोटी बीमारियां हैं तो ऐसे ही अगर रूरल सेक्टर में भी इसे इम्प्रूव कर दिया जाए, ये एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव है जो कि इंडियन इकोनॉमी को एक बेस तैयार करेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बिल्कुल फ्री हो जाए तो गरीबों का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथा पॉइंट ये है कि अगर एलपीजी को और ज़्यादा कम रेट पर दिया जाए और ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए या इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए जब तक ये पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, जिससे लोगों के जो फाइनेंशियल बर्डन है, उनके इनकम पर जो बर्डन पड़ रहा है, जो जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर ये हेल्प जो होगी वो साबित होगी। ठीक है, तो तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ की है। जीडीपी ग्रोथ की प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ सजेशंस हैं, तो आइए चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी ग्रोथ के लिए क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है। जो छोटे व्यापारी हैं या बड़ी कंपनीज हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स की मैंने जो बात की थी, इसमें स्वनिधि स्कीम्स के जरिए उन्हें पैसा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंट ऑब्जेक्टिव को भी पूरा किया जा सकेगा, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा अगर उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया और उन्हें अगर फंड जो है वो आसानी से बैंकों से मिल गया। पर एक जो हार्श रियलिटी ये भी है कि अगर आप बैंकों में लोन के लिए पूछने जाते हो तो जो इसका प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, या फिर बैंकों तक वो अभी पॉलिसीज़ या नोटिस जो हैं वो आए नहीं होते। ऊपर से डिसीजंस ले लिए जाते हैं पर नीचे तक इसकी जो एग्जीक्यूशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। तो अगर आप जाओगे बैंक में
तो भी आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दिखेगी कि गवर्नमेंट ने लोन जो प्रोवाइड किया है वो बैंक देने के लिए तैयार है या नहीं है। पर जीडीपी ग्रोथ के लिए अगर लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर इसे ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट कर लिया जाए तब इकोनॉमी को अच्छी तरीके से रिवाइव और बड़ी तेज़ी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो डिस्काउंटेड रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकती है, इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, जिसकी वजह से लोन चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और लोग जो है लोन लेना स्टार्ट कर देंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स होती है उसे डिक्रीज कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ज़्यादातर उनके प्रॉफिट पर लगाया जाता है, तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज हो जाएगा तो उनके पास ज़्यादा पैसे बच जाएंगे एज ए प्रॉफिट के रूप में, और वो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी डील की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और इम्पोर्ट को कम करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ को अपना सकती है, जिसमें गवर्नमेंट जो है यानी कि आरबीआई वो रुपया की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर सकती है। ठीक है, अभी 70s के अराउंड चल रहा है, $1 बराबर 70 रुपीज़ है। तो अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है यानी कि 75 या 75 तक किया जाता है, 76 तक किया जाता है, तो हमारी पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं वो हमसे सामान खरीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो होगा वो बढ़ेगा और हमारा इंपोर्ट जो होगा वो कम होगा। तो ये सारे सजेशंस हैं, बढ़िया सजेशंस हैं, जिसमें से गवर्नमेंट्स ने कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं पर वो ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे सजेशंस जो हैं वो बेस्ट सजेशंस हैं, पर इनमें जो कमियां जो है वो दिखती हैं या फिर इन पॉलिसीज़ या जो बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, वो तभी हो सकता है जब वो ग्राउंड लेवल तक उसकी एक्सेसिबिलिटी हो। ठीक है, तो हमेशा कोई भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, वो सिर्फ ऊपर और फाइलों में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट या फिर इंडियन इकॉनमी इस पे फोकस करें कि ग्राउंड लेवल तक इन फंड को कैसे एलोकेट किया जाए। अब जैसे 20 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है, ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट है 10%, ये इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए किया गया है। पर इंडियन केजरीवाल यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमें इनमें से कुछ पैसा नहीं कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट और जो सेंट्रल है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी जो है वो और एलोकेट फंड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फंड जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि सभी को ज़रूरत है, अपने अपने स्टेट्स में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम इन जितनी भी मैंने पॉलिसीज़ और सजेशंस बताएं इनको हम ग्राउंड लेवल तक गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, थैंक यू।